हाय गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल एसएफएम के बारे में। हम सीए फाइनल एसएफएम को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे और वो भी पूरे आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। प्लस इसमें हम आगे आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें लो, आपका कोस्टिंग, एफआर, ऑडिटिंग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा। तो ये एक बेसिकली एक इनिशिएटिव है हमारे रिवीजन को अच्छे से करने के लिए, प्लस पूरे स्टडी मटेरियल को कवर करने के लिए। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट हम लेने वाले हैं पहला चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस के थ्रू कि सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है। एसएफएम का थर्ड चैप्टर है बेसिकली स्टडी मटेरियल का। सबसे पहले हम इसमें लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं क्या क्या आने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मीनिंग क्या है, असम्पशंस क्या होती है, थ्योरीज क्या है उसकी, चार्टिंग टेक्निक क्या है और एफिशिएंट हाइपोथेसिस क्या है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का। सो अगर हम इंट्रोडक्शन से बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी टू बी बॉट, सोल्ड और हेल्ड। बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करते हैं सिक्योरिटी को खरीदने पे, उसको होल्ड करके रखने पे, प्लस उसको बेचने पे। बाइंग सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द हायर रिटर्न पर यूनिट ऑफ द रिस्क। बेसिकली आपकी जो बाइंग सिक्योरिटीज होती हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस पर हायर रिटर्न कितना मिल रहा है, तभी आप उस चीज को बाय करोगे। और लोअर रिस्क पर यूनिट ऑफ द रिटर्न, उस पर रिस्क कितना लोअर है। लाइक कोई सिक्योरिटी है, जैसे एफडी को ले लो आप, सिंपल सी बात है, आपको एफडी पे 8% रिटर्न मिलता है, प्लस उसमें रिस्क भी बिल्कुल लो है, जीरो है, तभी आप उस चीज को बाय करते हो। अगर इसी के कंपैरिजन हम शेयर मार्केट देखें तो शेयर मार्केट के शेयर्स पे आपको 100% तक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी उसमें काफी ज्यादा है, तो उस केस में हम उस चीज को प्रेफर नहीं करते। सेलिंग सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन सच रिक्वायरमेंट। सेलिंग सिक्योरिटीज पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है बेच दोगे। A security considered for buying today may not be attractive tomorrow due to the management policy changes in the company policy by adopted by the government। जो सिक्योरिटी को आज आप बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कल भी अट्रैक्टिव रहे। क्या पता कल को मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कल को इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉज लेके आ जाए जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर सकती है। दिस रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा रिवर्स भी हो सकता है कि आपकी अगर जो पॉलिसी है, ऐसी गवर्नमेंट बेसिकली नॉर्म्स लेके आएगी जिसकी वजह से आपकी पॉलिसीज की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। द एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द कंटिन्यूस बेसिस इज मस्ट। बेसिकली आपको एनालिसिस करना है सिक्योरिटी का कंटिन्यूस बेसिस पे, काफी जरूरी है कि आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे एनालाइज करते रहो कि मेरी सिक्योरिटी हायर रिटर्न कमाएगी या नहीं। सिक्योरिटी एनालिसिस बेसिकली आप बोल सकते हो ए सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो ऑफ द वेरियस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एनालिसिस को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है किसका, रिस्क को और रिटर्न को, दोनों चीजों को देखना। रिस्क आई थिंक ये मान सकते हो आप कि आपकी कोई एफडी है, एफडी पे मेरे को रिस्क कम है, जीरो है, मैंने अकाउंट में पैसा डाला, 1 लाख की एफडी कराई, 8% के हिसाब से 1 साल का 8,000 रुपए रिटर्न आ गया, मेरे को सर्टिफिकेट इशू कर गया, मेरी एफडी हो गई। रिस्क है ही नहीं, मार्केट गिरे बढ़े कुछ नहीं, मेरे को मेरे 8,000 मिलेंगे, 8% मिलेगा ही मिलेगा, कल को चाहे कुछ भी हो जाए। रिस्क एक तरह से जीरो है, रिटर्न भी आपके लिमिटेड है। जो हेल्प करती है एक रैशनल इन्वेस्टर्स को, रैशनल इन्वेस्टर वो होता है बेसिकली जो इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीजों को देखे, सारी चीजों को सोचे। नॉट अ लेमैन, एक आम आदमी नहीं, बेसिकली एक रैशनल इन्वेस्टर जो सारी चीजों को रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है। टू एस्टिमेट वैल्यू फॉर द कंपनी, एक एस्टिमेट करने में कंपनी की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द ऑल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और द डेटा, सारे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा के थ्रू, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल बुक्स कंपनी की या एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू वो देखेगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है, सो दैट ही कैन मेक द परचेजेस, ताकि वो परचेज कर सके व्हेन द मार्केट अंडर प्राइस, जब मार्केट में प्राइसेस गिरे हों, सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो, एंड अर्न ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, और काफी अच्छा पैसा कमा सके जब मार्केट दोबारा से बूम पे आए, मार्केट दोबारा से इंक्रीज हो, उस टाइम पे वो काफी अच्छा पैसा कमा सके। तो इस चीज को आप सिक्योरिटी एनालिसिस बोल सकते हो कि आपको एनालाइज करना अपनी रिस्क और रिटर्न को फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे एज अ रैशनल इन्वेस्टर की तरह, कि हाँ फाइनेंशियल डेटा के बेसिस में मैंने उस चीज को एनालाइज किया और मैं सिक्योरिटीज को तभी खरीद रहा हूँ जब मार्केट की रिटर्न गिर रही है, प्लस आने वाले टाइम में ये चीज काफी बढ़ सकती है, इस पे मैं काफी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। दो अप्रोचेस हो सकती हैं बेसिकली, एक सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए, एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए।
फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिकली दो चीज हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटी आर लुक्ड। जो आपके फैक्टर्स हैं वो रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को आप फंडामेंटल एनालिसिस बोल सकते हो। लाइक आपकी कंपनी की बिड्डा रेशो होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या आपकी ग्रोस प्रॉफिट हो गया, वो आपकी रिस्क और रिटर्न को डेफर करेगी उससे। अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट कम है तो आपकी उस केस में रिटर्न भी कम आएगी क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम है। अगर आपका रेंट के सिनेरियोज हो, अगर कंपनी का रेंट अगर बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट बर्डन है काफी ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपके प्रॉफिट कम होंगे। या कंपनी का पीबीटी कम है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो काफी कम है, तो उस केस में आपके रिटर्न काफी डेफर करेंगे। दूसरी साइड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को देखो, टेक्निकल एनालिसिस दो चीज को देखता है, डिमांड और सप्लाई पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी। लाइक मार्केट में डिमांड कितनी है रिलायंस के शेयर की, प्लस मार्केट में सप्लाई कितनी है रिलायंस के शेयर की, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं। सपोज अगर मैं रिलायंस के शेयर की आज की बात करूं, रिलायंस का शेयर आज 10 रुपए का है, जो कि है नहीं, लेकिन हम ऐसे एग्जांपल के ले रहे हैं। रिलायंस का शेयर 10 रुपए का है और उसको 1 लाख लोग बेचना चाहते हैं, बेचने वाले ज्यादा लोग हैं प्लस खरीदने वाले सामने 1000 लोग ही हैं, तो उस केस में शेयर की क्या है, शेयर का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसकी डिमांड घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल लगेगा। अगर अगर उसी का रिवर्स लेके चलें तो बेचने वाले ज्यादा हैं और मतलब खरीदने वाले ज्यादा, बेचने वाले कम है, उस केस में आपकी जो प्राइस की डिमांड वो बढ़ेगी। तो इसी से टेक्निकल एनालिसिस में यही प्राइस ट्रेंड्स इसके एग्जामिन करते हैं कि हम लोग कि प्राइस ट्रेंड्स कैसे होंगे, कैसे बढ़ेंगे, प्लस वो कैसे घटेंगे। अब हम बात करें सीधी फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द assumptions that the share prices depend upon the future dividend expected by the shareholders। आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है इस assumptions पे डिपेंड करता है कि आपकी जो शेयर प्राइस है ना वो डिपेंड करते हैं फ्यूचर डिविडेंड पे एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। लेकिन बेसिकली इस चीज पे आपके डिपेंड करेंगे कि आपको एक शेयर से, अगर आपने आज 10 रुपए का कोई शेयर खरीदा तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप इस पे कितना डिविडेंड कमाना चाहते हो। लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन 20% की है, 10 का अगर 20% तो 2 रुपए आप इस पे डिविडेंड कमाना चाहते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस उस चीज पे बेस्ड होता है कि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। आप क्या चाहते हो कि मेरा जो शेयर है आने वाले साल में या आने वाले 10 साल के बाद ये 100 रुपए का हो जाए या 1000 रुपए का हो जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन है, उस चीज पे डिपेंड करता है वो चीज। The present value of the future dividend can be calculated by discounting the cash flow at the appropriate discount rate known as intrinsic value of the share। अगर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर डिविडेंड की वो बेसिकली आपकी कैलकुलेट की जाती है डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो। जो आपका जितना भी कैश फ्लो आ रहा है, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है उस चीज से, उसको आप डिस्काउंट कर लेते हो एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है उस चीज से। लाइक आपकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है, आपके फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड की सपोज 10 रुपए, आपने उसको डिस्काउंट कर लिया आज 10% के रिटर्न पे, 1 + 1/2, 1 + 0.10 पे आपने उसको डिस्काउंट कर लिया, ठीक है। तो उस चीज को जब हम वो वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। just let me show example of this, just a minute। % की पर ईयर और आपको डिविडेंड मिल रहा है उस चीज पे 5 रुपए और आपको टाइम है 3 इयर्स। आप 3 साल में तक उसको होल्ड करना चाहते हो, उसके बाद उसको बेचना चाहते हो। तो जो डिविडेंड है वो तो हर साल सेम रहेगा बेसिकली। अगर आप देखोगे 5 रुपए आपको मिलता रहेगा, प्लस उस पर ग्रोथ रेट लगती रहेगी शेयर के ऊपर। अगर मैं इस डिविडेंड को डिस्काउंट करूं जैसा कि इसमें लिख रखा है, आपका जो शेयर है आपको उसको डिस्काउंट करके दिखाना। बेसिकली द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिस्ट डिपिक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर। जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वैल्यू की ट्रू वैल्यू है शेयर की, जो आपको फ्यूचर में मिलेगी। द शेयर दैट इज प्राइस बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी बोट। जो आपका शेयर होगा आपकी अगर फ्यूचर वैल्यू से कम है, सपोज आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 250 रुपए की है 3 साल के बाद और आपका आज का शेयर 100 रुपए का है, तो तभी आपको उसको खरीदना चाहिए क्योंकि तभी आपको 150 रुपए का रिटर्न देगा, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। While share quoting above the intrinsic value must be sold।
और जो शेयर आपका ज़्यादा का हो इंट्रिंसिक वैल्यू से उसको बेच देना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। It can be said that price the shareholder are prepared to pay for the share in nothing but the present value of the dividend। जो बेसिकली एक प्राइस शेयर होल्डर पे करता है शेयर के लिए, वो कुछ नहीं होता, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड की, आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरे को फ्यूचर में रिसीव होगी। सपोज आपने आज 100 रुपये लगाए शेयर में और आप ये चाह रहे हो कि आपको 250 रुपये रिसीव हो 3 साल के बाद, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वही चीज़ है कि आपने आज बैठ के सोचा कि मेरे 100 के 250 बन जाए, तो उस चीज को ही आप इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हो कि मतलब हाँ 100 रुपए की चीज मैंने 250 में 250 रुपए बना दिए 100 रुपए के। दिस इज द प्राइस एट विच दे एक्सपेक्ट टू सेल इन फ्यूचर। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर वो लोग उस चीज को बेचना चाहते हैं फ्यूचर में। एट द फर्स्ट स्टेप टू अराइव एट द compact expression, let us make a simple assumptions. Company expected to pay a uniform dividend of the D per share year। हम ये मान लेते हैं कि कंपनी एक डी डिविडेंड पे कर रही है पर ईयर, जो हमने 5 रुपये माना है। यहाँ पे 5 रुपये हमें डिविडेंड मिल रहा है हर साल। उसके बाद हमारा डिविडेंड सेम ही रहने वाला है हर साल इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम इक्वेशन देखें कि मतलब हमारी शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको डिस्काउंट करने वाले हैं आज की वैल्यू पे, जितना हम बेसिकली उस पर डिजायर रेट लेके चल रहे थे। तो 5 सेम है। डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमने 5 रुपये का शेयर लिया E8, 5 रुपये के शेयर को मैंने डिस्काउंट कर दिया किस पे, 7% पे, जो मेरे डिजायर रेट है जितना मैं चाहता हूँ। E7 1 साल के लिए, 1 साल की पावर लगाई मैंने आगे। इसी तरह मैंने सेकेंड ईयर किया, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कर दिया। इसी तरह मैंने थर्ड ईयर किया, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट होता चला गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ नेक्स्ट मेरा क्या होगा, जो शेयर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्काउंट करके दिखा तो दी, बट इट इज अनरियलिस्टिक टू अज्यूम दैट डिविडेंड में बी कांस्टेंट ओवर द टाइम। ये अनरियलिस्टिक है अज्यूम करना कि डिविडेंड आपका कांस्टेंट ही रहेगा। इन केस ऑफ द मोस्ट शेयर्स द डिविडेंड पर शेयर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन अर्निंग ऑफ द फर्म। बेसिकली जो आपका डिविडेंड पर शेयर ग्रो होता है अगर फर्म की अर्निंग्स ग्रो होगी, और एक ये तरह से सही भी है। मोस्ट कंपनी फाइंड द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। काफ़ी कंपनीज नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से आपका डिविडेंड बढ़ जाता है। तो उस केस में हम ये लेके चलते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। तो अगर मैंने ग्रोथ रेट ली यहाँ पे 5%, मेरी 7% डिजायर रेट थी, ग्रोथ रेट मेरी 5% है। तो अब मैं शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बेसिकली डिविडेंड लिया, डिविडेंड मेरा कितना है उसको मैंने डिस्काउंट कर लिया मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जितना मैं चाहता हूँ, प्लस मैंने हर साल उसकी ग्रोथ रेट भी लगाई। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि मेरी ग्रोथ रेट ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, डिविडेंड ये है। तो अब मैं इसको देखना शुरू करूँ। मैंने पहले साल इसको डिस्काउंट किया किस पे, 5 रुपये के हिसाब से 7% पे। इस साल कोई ग्रोथ रेट नहीं लगेगी, शुरुआत है। अगले साल मैंने इस चीज़ में ग्रोथ रेट लगाई, 5 रुपये का शेयर था, मैंने ग्रोथ रेट लगाई इस पे 5% की। 5 रुपये के डिविडेंड पे ग्रोथ रेट 5% को, उसको डिस्काउंट किया 7% पे 2 साल के लिए। उससे अगले साल मैंने इसको 3 साल के लिए डिस्काउंट किया सेम तरह से, और इसको मैं बेसिकली ऐसे इन्फिनिटी तक चलने दूंगा। इन्फिनिटी तक ऐसे ये डिस्काउंट होता जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली आप इन्फिनिटी तक इसको करते रहोगे, और इसको आप बेसिकली ज्योमेट्रिकल सीरीज भी बोलते हो, जीपी की तरह निकलता है। और बाद में इसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा, जैसे हम एपी और जीपी में करते थे ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि मतलब हम पूरा करके उस फॉर्मूले को बाद में एवरेज कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बनेगी कि डिविडेंड मैंने निकाला, डिविडेंड माइनस के माइनस जी, जितनी मेरी एक्सपेक्टेड रेट है माइनस जितनी मेरी ग्रोथ रेट है, उसको मैं माइनस करके फाइनल कंक्लूजन पे आ गया, और इससे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गई। सो मेरा डिविडेंड था 5 रुपये E8, जो कि E8 है 5 रुपये। उसके बाद मैंने डिजायर रेट में से अपनी ग्रोथ रेट घटा दी 2% की, और मेरे शेयर की वैल्यू आ गई 250 रुपये। मतलब 3 साल के बाद मेरे को मिलेंगे इस पे 250 रुपये। और मेरा शेयर कितना है, 100 रुपये का। शेयर वैल्यू आज कितनी है, 100 रुपये की। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, हमें इसे बाय कर लेना चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी,
डिसीजन बाय, हमें इसे बाय करना चाहिए, तो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन बाय होगी। तो इसी तरह आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू काम करती है कि कैसे हम शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं और कैसे वो वेरी करती है टाइम टू टाइम और मनी टू मनी। ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड जी इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। जो आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी बड़ी भी हो सकती है आपकी रेट से, प्लस उससे कम भी हो सकती है। कंडीशन दैट जी बी वी लेस देन द के इज नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टिव। जो आपकी ग्रोथ रेट है वो कम हो के से, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड इज एक्सीड द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट और शेयर। जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है डिविडेंड की वो काफी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिटर्न से मार्केट शेयर्स में। और इस बेसिकली रिजल्ट को फॉर्मूले को हम बोलते हैं गोल्डन डिविडेंड ग्रोथ मेथड। गोल्डन ग्रोथ मेथड बोलते हैं बेसिकली इसको, जिसके थ्रू हमारे वैल्यूएशन होते हैं। काफी नॉन मॉडल है फंडामेंटल एनालिसिस का, बेसिकली इसको पीज और वीसीज में वैल्यूएशन करने के लिए यूज करते हैं गोल्डन ग्रोथ मेथड। और जितने भी हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के वैल्यूएशन होते हैं हम इसी से करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही हम हर एक वीडियो में प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को कवर करेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं, कैसे हम एसएफएम को वर्ड टू वर्ड स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं, प्लस ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोचेस लगा के हम एक्सेल में उस चीज़ को निकाल के देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।